गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी और मैंने जो ये पॉलिटी की श्रृंखला स्टार्ट की है, आप इसको रेगुलर पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे होंगे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा, चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। ऑब्जेक्टिव अगर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे होंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका हो भी रहा होगा। और लास्ट में वैसे भी हम चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद पूरे ऑब्जेक्टिव कराएंगे। एसएससी लेवल से लेकर के बड़े एग्जामिनेशन तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। वहाँ स्पीड टेस्ट लगा कर करेंगे और आप उधर से आंसर देंगे, हम इधर क्वेश्चन कराएंगे, ताकि बाद में आपको ये पता चल सके कि हमने प्रेसिडेंट में जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में जो आए हुए हैं वो हो रहे हैं या नहीं। आपको ये जैसा पता है, उन स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका है, जहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जा करके लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, ताकि इसके साथ आसानी से आप जुड़ सकें और इसके पीछे के बैकग्राउंड को आप समझ सकें। आइए आज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 72। लेकिन हर बार की तरह 72 को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले रिकैप करेंगे जो आर्टिकल हम लोगों ने 52 से लेके 62 तक पढ़ा है। एक बार सिर्फ आर्टिकल को मेंशन करेंगे। जितने भी बच्चे पहले वीडियो देख चुके हैं वो हमारे साथ रिवाइज करिए, क्या आपके दिमाग में सारे आर्टिकल्स हैं या नहीं हैं। जैसे आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का प्रावधान किया गया है। स्टूडेंट्स, जो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद आर्टिकल 59 इसमें पद की शर्तों का जिक्र किया गया है, राष्ट्रपति की पद की शर्तों का प्रावधान आर्टिकल 59 में किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 60 था, यह भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का जिक्र किया गया है। और उसके बाद आर्टिकल 61 आता है, जिसमें राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान का जिक्र किया गया है। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 62, जिसमें आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि क्या होगी, इसका प्रावधान आर्टिकल 62 में किया गया है। इस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल 52 से लेकर का 62 तक पढ़ा है। एक एक आर्टिकल से हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझा है, उसका नोट्स बनाया है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, एक बार मैं फिर से उनसे अपील कर रहा हूं, वो पिछली वीडियोस देख लें ताकि उस नोट्स को बना सकें और पीछे से आप जुड़ सकें। उसके आगे से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज है अनुच्छेद 72। कल कुछ बच्चों के कमेंट्स आए मेरे पास, कुछ के पर्सनली फोन भी आए इस बात के लिए कि सर कुछ बाई लैंग्वेज का यूज करिए। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए हैं या उनका माध्यम थोड़ा सा इंग्लिश है, तो हिंदी के कुछ टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा बाई लैंग्वेज रहने का। बाई लैंग्वेज रहूंगा तो इससे होने से ये रहेगा कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी हिंदी मीडियम वालों को, क्योंकि हिंदी की सारी चीज़ें मेंशन है। लेकिन जहां टर्मिनोलॉजी हिंदी की टफ होगी वहां मैं इंग्लिश वर्ड का यूज करूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आसानी से समझ सकें। कुछ बच्चे हायर क्लासेस के भी जुड़े हैं, पीसीएस के भी बच्चे जुड़े हैं, कुछ समीक्षा अधिकारी के भी जुड़े हैं, उनको भी चीज़ें समझ में आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 72। स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयार हो जाइए, पेन कॉपी आप निकाल लीजिए ताकि पूरा इसका कंप्लीट नोट्स बना सकिए और पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकिए। अब आपने देखा होगा अभी तक वनडे एग्जामिनेशन के बच्चे आर्टिकल 72 का मतलब सिर्फ इतना रटने का प्रयास करते थे, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति का क्षमादान। लेकिन आज हम उसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझेंगे कि राष्ट्रपति का क्षमादान किन किन विषयों पर होता है, किस प्रकार से उसका समाधान होता है, केंद्र में राष्ट्रपति किस प्रकार से समाधान करता है, राज्य में राज्यपाल किस प्रकार से समाधान करता है। उन सारी चीजों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम आज इतने अच्छे से पढ़ेंगे समाधान को कि किसी भी एग्जामिनेशन के कोई भी एक क्वेश्चन हमें बिल्कुल आसानी से एग्जामिनेशन में हम कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 72। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान का प्रावधान किया गया है। क्षमादान को इंग्लिश में कहा जाता है पॉर्डन। अब सवाल उठता है कि किस चीज पर राष्ट्रपति समाधान करता है, तो संघीय कार्यपालिका के शक्ति के अंतर्गत जो कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य होगा, कोई भी कृति होगी, उसके द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। साथ ही साथ सेना न्यायालय, जिसे हम बोलते हैं मिलिट्री कोर्ट, उसके द्वारा दंडित किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है।
और साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है, चाहे वह संघ का मामला हो चाहे वह राज्य का मामला हो, दोनों ही मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। जैसे इसको क्रम से आपको हम समझाते हैं कि संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति है जो संघीय विधि के विरुद्ध, संघीय का मतलब वो सेंट्रल, विधि का मतलब वो लॉ, जो सेंट्रल लॉ के विरुद्ध कोई कृत्य किया हो, उसके द्वारा दंडित कोई व्यक्ति हो, उसको क्षमादान कर सकता है। और दूसरी स्थिति क्या है, सैन्य न्यायालय, यहां मैंने इंग्लिश में मेंशन कर दिया है, मिलिट्री कोर्ट द्वारा दंडित व्यक्ति को, यदि सैन्य न्यायालय के द्वारा कोई दंडित व्यक्ति है, उसे भी राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। और सबसे लास्ट में आता है कि मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को, चाहे वह संघ का मामला हो चाहे वह राज्य का मामला हो, यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा मिली है तो वह राष्ट्रपति से पास जाकर अपनी क्षमा याचिका उनसे सिफारिश कर सकता है और राष्ट्रपति उसे क्षमादान कर भी सकता है। इस प्रकार से हमने समझा कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। यह क्षमादान की शक्ति उन्हें 3 मामलों में प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति ने संघीय विधि के विरुद्ध कोई कार्य किया है तो उसे वह क्षमादान कर सकता है। दूसरा, सैन्य न्यायालय के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है, उसे भी राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। और साथ ही साथ चाहे वह संघ का मामला हो चाहे वह राज्य का मामला हो, यदि उसे दंडित किया गया है या उसे मृत्यु दंड प्राप्त है तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के अंतर्गत दी गई है। दोस्तों, ये था हमारा आर्टिकल 72। लेकिन सवाल उठता है कि इन्हीं क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति जब दंडित व्यक्ति को क्षमादान देता है तो 5 प्रकार से क्षमादान वह प्राप्त करता है। और वहां से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कभी उनको शब्दावलियों को लेकर, कभी उनको मतलब को लेकर, कभी उनकी अर्थ को लेकर। आइए आज हम समझेंगे कि राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करता है, उसके अंतर्गत किस किस प्रकार से उसका प्रयोग करता है। आइए इसको समझते हैं। जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक बात याद रखिए कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है फ्रेंड्स, वह राष्ट्रपति की विधिक शक्ति के अंतर्गत आती है, जुडिशियल पावर के अंतर्गत आती है। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ प्रावधान दे दिए जाएंगे जैसे राष्ट्रपति के अध्यादेश, राष्ट्रपति का वीटो पावर, राष्ट्रपति का क्षमादान, और नीचे दिया रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रपति की विधिक शक्ति के अंतर्गत आती है। ऐसे क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जामिनेशन में आए हैं और हमसे वहां गलती हो जाती है। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है वह उनकी राष्ट्रपति की विधिक शक्ति अर्थात उसकी जुडिशियल पावर है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं। जिन स्टूडेंट्स से इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट्स ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। दोस्तों की जैसे कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति क्षमादान का प्रयोग 5 प्रकार से करता है। जैसे पहला क्या है, आइए इन सब चीजों को समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, किन स्थितियों में राष्ट्रपति इसका प्रयोग करता है। पहला प्रकार इसका है, कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति क्षमादान के संबंध में कितने प्रकार की क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है। तो 5 प्रकार से। पहला है लघुकरण, दूसरा है परिहार, तीसरा है विराम, और चौथा है प्रविलंबन जो नेक्स्ट पेज में दिखेगा आपको, और सबसे लास्ट है क्षमा, इसका मतलब होता है पार्डन। आइए हम क्रम से हर एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले इससे आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि अब दोबारा आपको राष्ट्रपति का क्षमादान ना पढ़ना हो। किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठिए, वहां जाइए, सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी के साथ आप करके आइए। पहला है लघुकरण। लघुकरण को इंग्लिश में कहा जाता है कम्यूट। सवाल उठता है कि राष्ट्रपति लघुकरण का प्रयोग कब करता है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो यह लघुकरण के द्वारा राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदलता है। मैंने लिखा है कि सजा की प्रकृति को बदलना। प्रकृति से तात्पर्य क्या है, उसके प्रावधान को बदल देना। जिस प्रावधान में उसको सजा दिया गया था, जिस तरीके से उसे सजा दिया गया था, उस सजा को ही बदल दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल को समझिए, चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदलना। कहने का तात्पर्य स्टूडेंट्स, यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है और यदि राष्ट्रपति उसे पूर्णतः माफ करना नहीं चाहता है बल्कि उसकी सजा की प्रकृति को बदल देना चाहता है, तब राष्ट्रपति लघुकरण का प्रयोग करेगा और इसे कम्यूट कहा जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि इसमें सजा की प्रकृति को बदली जाती है, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में।
सेकेंड आता है फिर दोस्तों परिहार। परिहार का मतलब होता है रेमिशन। रेमिशन से क्या तात्पर्य है? सजा की मात्रा को बदलना। मात्रता का तात्पर्य यहां है क्वांटिटी, कि जो सजा उसे मिली थी उसको घटाकर कम किया गया है, लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदली गई है। जिस प्रावधान के तहत उसे सजा दी गई थी, जो सजा उसे दी गई थी, सजा उसकी वही रहेगी, बस उस सजा की क्वांटिटी को कम कर दिया जाएगा। जब इस शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति क्षमादान का प्रयोग करता है, उसे ही कहा जाता है दोस्तों परिहार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेमिशन। जैसे मैंने लिखा है कि सजा की मात्रा को बदलना, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एकदम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे किसी व्यक्ति को यदि 2 वर्ष का कारावास को 1 वर्ष में बदलना, यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास हुआ है, 2 वर्ष की उसे जेल हुई है या सजा मिली है, उसे यदि राष्ट्रपति उस सजा को कम करके 1 वर्ष का कर देते हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि राष्ट्रपति ने अपनी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत परिहार का प्रयोग किया। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? सारी चीजों को आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट विराम। विराम को कहते हैं रेस्पाइट। रेस्पाइट का तात्पर्य क्या होता है, इसे ध्यान से समझिएगा। विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना। विशेष परिस्थिति शब्द यहां मेंशन है, कुछ खास कंडीशन होगी जिस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमादान को या उसकी सजा को कम कर सकता है। जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण यदि कोई व्यक्ति शारीरिक अपंगता की वजह से सजा को काटने के लिए असमर्थ है या कोई महिला उस समय गर्भावस्था की स्थिति में है, ऐसी दशाओं में वह राष्ट्रपति से क्षमा याचिका मांग सकती है और ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति विराम का प्रयोग करता है। लेकिन यहां ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि यहां पर इसमें प्रकृति और मात्रा दोनों को बदला जा सकता है। अभी हमने लघुकरण में क्या समझा कि यहां केवल सजा की प्रकृति को बदला जाता है। परिहार में क्या समझा, सजा की मात्रा को बदला जाता है। आप यहां ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूं चीजों को, जहां पे आपको फोकस करना है। यहां सजा की प्रकृति को ध्यान देना है लघुकरण में, परिहार में सजा की मात्रा को, और विराम में विशेष परिस्थिति में जैसे कोई व्यक्ति अपंगता है, शारीरिक अपंगता है या कोई महिला गर्भावस्था की स्थिति में है, ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति उसकी सजा को कम कर सकता है और सजा कम करने के संबंध में वह उसकी प्रकृति को भी बदल सकता है और उसकी मात्रा को भी बदल सकता है। दोनों तरीके से प्रयोग राष्ट्रपति यहां पर करता है। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। इसे राइट डाउन करते चलिए ताकि बाद में आप इसका रिवीजन कर सकिए। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। नेक्स्ट 3 उधर हो गए थे। चौथे नंबर पे है प्रविलंबन। प्रविलंबन को इंग्लिश में कहा जाता है रेप्रीव। एक इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यहां से क्वेश्चन उठे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये विवादास्पद है। मैं आगे इसका डिस्कस करूंगा ये विवादास्पद क्यों है। किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना, इसका तात्पर्य यह हुआ यदि किसी व्यक्ति को कोई दंड प्राप्त हुआ है और राष्ट्रपति के पास अपनी क्षमा याचिका के लिए जाता है और राष्ट्रपति उस दंड को कम नहीं करता, उस दंड को क्षमा नहीं करता, बल्कि कुछ समय के लिए उस दंड को टाल देता है, ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति प्रविलंबन का प्रयोग करता है, जिसे इंग्लिश में रिप्रीव कहा जाता है। और यह प्रायः बल्कि हमेशा फांसी के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन में कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस क्षमादान का प्रयोग राष्ट्रपति फांसी के संबंध में या फांसी को टालने के संबंध में करता है, तो प्रविलंबन का प्रयोग राष्ट्रपति यहां पर करता है। तो आपको फ्रेंड्स यहां ध्यान रखना चाहिए कि प्रविलंबन का प्रयोग हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा केवल फांसी के सजा के लिए किया जाता है, अन्य सजाओं के लिए इसका प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स क्षमा। क्षमा का मतलब हुआ पार्डन। इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति दंडित है, राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका के लिए जाता है और राष्ट्रपति ने उसे क्षमा कर दिया, तो वह पूर्णतः माफ कर दिया जाता है। इसमें पूर्णतः माफ करने का प्रावधान है। इसका तकनीकी मतलब यह है, टेक्निकल मीनिंग इसकी यह है कि जैसे अपराध हुआ ही ना हो। हमारे संविधान में लिखा गया है यदि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा करता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसको इस प्रकार से क्षमा किया है कि जैसे उसने कभी कोई अपराध किया ही ना हो। इसलिए मैंने यहां लिख दिया है, इसका तकनीकी मतलब है कि जैसे अपराध हुआ ही ना हो। एक बार फिर से रिपीट करते हैं फ्रेंड्स, बैक पेज पे आपको एक बार लाते हैं।
मैंने यहां बताया कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिली है, 5 प्रकार की अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है। पहला लघुकरण, इसको कम्यूट कहते हैं, इसमें सजा की प्रकृति को बदला जाता है। दूसरा परिहार, इसको रेमिशन कहते हैं, इसमें सजा की मात्रा को बदला जाता है। और तीसरा फ्रेंड्स विराम है, इसे रिस्पाइट कहते हैं। ये विशेष परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जब कोई व्यक्ति शारीरिक अपंगता की वजह से हो या कोई महिला गर्भावस्था की स्थिति में हो, ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और यहां ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, ध्यान ये रखना है इसमें राष्ट्रपति के द्वारा सजा की प्रकृति और सजा की मात्रा दोनों को बदला जा सकता है। इस आधार पर यहां सजा को कम करते हैं। और मैंने चौथा बताया था कि प्रविलंबन, जिसे रिप्रीव करते हैं, किसी दंड को कुछ समय के लिए टाला जाता है। प्रायः इसका प्रयोग फांसी के संदर्भ में किया जाता है, अन्य किसी भी सजा के संबंध में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और सबसे लास्ट में मैंने बताया क्षमा, इसका मतलब होता है पार्डन। जब कभी भी किसी व्यक्ति को पूर्णतः माफ करना होता है तब राष्ट्रपति इसका प्रयोग करता है। और इसका तकनीकी मतलब यह होता है कि जैसे उस व्यक्ति ने इससे पहले कोई सजा की ही ना हो। यह था हमारे राष्ट्रपति का 5 प्रकार का क्षमादान। इसके आगे कुछ बातें और समझते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में अंतर। फ्रेंड्स यहां मैंने दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। राज्यपाल हम आगे पढ़ेंगे जब हम राज्य की विधायक कार्यपालिका पढ़ेंगे, लेकिन हमने यहां ही यहीं पर जो आर्टिकल 72 पढ़ रहे हैं, इसी समय मैंने क्या कर दिया है, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की क्षमादान की जो शक्तियां हैं उसकी तुलनात्मक अध्ययन कर दिया है, ताकि आपके राज्यपाल के भी क्वेश्चन गलत ना हो और राष्ट्रपति के भी क्वेश्चन गलत ना हो और दोनों को तुलनात्मक रूप से आप समझ सके। तो मैंने यहां मेंशन कर दिया है राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में अंतर। जो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसी को मैंने पॉइंट में बनाया है। जैसे एक तरफ मैंने राष्ट्रपति लिखा, एक तरफ राज्यपाल लिखा, और पहला अंतर क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान का प्रयोग हमारे अनुच्छेद 72 में किया गया है, जबकि राज्यपाल के क्षमादान का प्रयोग अनुच्छेद 161 में किया गया है। यहां दोनों जगह आपके आर्टिकल पूछे जाते हैं। धीरे धीरे आर्टिकल की सूची आप अलग से बनाते रहिए। जैसे कि हमने 52 से लेकर 62 तक आर्टिकल याद कर लिए, फिर मैंने आपको आर्टिकल 331 याद कराया था और आर्टिकल 333 याद कराया था। अब दोस्तों आप रिपीट करिए, क्या चीजें आपको याद हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंगल भारतीय का मनोनयन करता है, जबकि आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में 1 आंगल भारतीय का मनोनयन करता है। इसे आप बार बार रिपीट करते रहिए और आर्टिकल का एक अलग नोट्स बनाते रहिए। जितने भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण आपको आर्टिकल्स मिलते जाएं, इसको लिखते जाइए और बीच बीच में इसका रिवीजन करते रहिए, ताकि सारे आर्टिकल्स कुछ दिन बाद आपकी मुट्ठी में रहें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है कि राष्ट्रपति को सेना न्यायालय मिलिट्री कोड द्वारा दिए गए दंड में क्षमा या कम करने का अधिकार है। ये मैंने पहले ही बताया है कि राष्ट्रपति यदि किसी व्यक्ति को सेना न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है या उसके सजा को कम कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहां देखिए, राज्यपाल को सेना न्यायालय के संबंध में क्षमा की शक्ति नहीं प्राप्त है। इसका तात्पर्य यह हुआ, यदि किसी व्यक्ति को सेना न्यायालय द्वारा अर्थात मिलिट्री कोड के द्वारा दंडित किया गया है तो उसे केवल क्षमा राष्ट्रपति से मिल सकती है, क्योंकि राज्यपाल के पास ऐसी क्षमादान की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। और ये एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति है जो क्षमादान के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो स्टूडेंट से ही आंसर लगाना है कि सेना न्यायालय के संबंध में क्षमादान करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को दी गई है, राज्यपाल को सेना न्यायालय के द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल आराम से समझिए, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में समझिए। जैसे व्यवहार में आप कोई चीज को पढ़ते हैं, एक कहानी के रूप में समझते हैं, उस तरीके से समझिए ताकि आपके दिमाग में कंटेंट का प्रेशर ना हो। एक समझ विकसित करिए। मैं यही चाहता हूं कि आपके बीच आया हूं तो आपको पढ़ाई की तकनीक को ही मैं बदल दूं कि चीजों को किस तरीके से पढ़ना है। हमेशा हमको ध्यान यह रखना है कि हम मेहनत जो कर रहे हैं हम सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं, और सही दिशा में मेहनत तभी होगी जब हमारी मेहनत करने का तरीका बेस्ट होगा। वही मैं कोशिश करूंगा ताकि मैं आपको पढ़ने की तकनीक सिखा सकूं, किस तरीके से हमें पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से हमें कंपटीशन में बने रहना है, वो सारी तकनीक भी सिखाने का मैं प्रयास निरंतर करता रहूंगा आपके सामने। थर्ड पॉइंट इसका है, राष्ट्रपति को यह शक्ति उन विषयों पर प्राप्त है जो संघ की कार्यपालिका
शक्ति से जुड़े हों। कहने का तात्पर्य है राष्ट्रपति केवल उन विषयों पर किसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करता है जो कार्यपालिका शक्ति से जुड़ी हो, अर्थात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आती हो, जो केंद्र के अंतर्गत आती हो, उस शक्ति के विरुद्ध या उस कानून के विरुद्ध हो, उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमादान कर सकता है। जबकि राज्यपाल में फ्रेंड मैंने लिखा है कि राज्यपाल को यह शक्ति राज्य की कार्यपालिका के संबंध में है। मतलब यदि राज्य की कार्यपालिका के विरुद्ध कोई उल्लंघन हुआ है, उसके द्वारा कोई दंडित व्यक्ति है, तब राज्यपाल क्षमादान कर सकता है। लेकिन वह संघ की कार्यपालिका के कोई विरुद्ध कार्य करता है या कृत्य करता है, तब उसे क्षमादान करने का कार्य राष्ट्रपति करेगा। लेकिन एक जगह आपको ध्यान रखना है, यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड प्राप्त हुआ हो, तो चाहे वह संघ का मामला हो चाहे वह राज्य का मामला हो, दोनों ही मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। फ्रेंड्स, ये कंफ्यूजन आप ध्यान रखिएगा। जहां जहां पे कंफ्यूजन होता है और वहीं पे एग्जामिनेशन में, वहीं पर आयोग, वहीं पर कमीशन आपसे प्रश्न बनाने का प्रयास करता है, और जितने भी कोर पॉइंट है वहां मैं अलग से बार बार आपसे डिस्कस करता रहूंगा। इसलिए स्पेशली उससे आप क्या कर लिया करिए, वहां पे आप स्टार लगा लिया करिए। एक बार आपको मैं फिर से मौका देता हूं, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि आप अच्छे से इसका नोट्स बना सकें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज की तरफ। चौथा अंतर है और महत्वपूर्ण अंतर है कि राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमा, पार्डन करने की सहित परिहार, रेमिशन, लघुकरण, कम्यूट आदि की शक्तियां प्राप्त हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड प्राप्त है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है, पूर्णतः माफ कर सकता है, पार्डन कर सकता है, इसके सहित परिहार या तो उसे रेमिशन कर सकता है, लघुकरण या कम्यूट कर सकता है। लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में क्षमा की शक्ति प्राप्त नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां आप ध्यान रखिएगा कि मृत्युदंड के संबंध में केवल राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। फ्रेंड्स, राज्यपाल को मृत्युदंड के संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है वो उसे पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है। लेकिन यहीं पे कुछ ध्यान रखने की बात यह है, किंतु यहां मेंशन है किंतु विधि के अनुसार, जब मैं बोलूं विधि के अनुसार, इसका मतलब हुआ एक्ट के अनुसार, कुछ उसके लिए अधिनियम बनाए गए हैं, उसके अनुसार लघुकरण मतलब कि कम्यूट, परिहार मतलब कि रेमिशन, निलंबन मतलब कि सस्पेंशन आदि की शक्ति तो दी गई है मृत्युदंड के मामले में। लेकिन राज्यपाल किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड प्राप्त है तो उसे पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है। ये हमारे फ्रेंड्स अंतर थे जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जो एग्जामिनेशन में बार बार हमसे पूछे जाते हैं। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं आपसे, मैंने पहले बताया उस पेज पे आपको फिर से दिखा देते हैं। पहला अंतर है कि राष्ट्रपति के क्षमादान का प्रावधान आर्टिकल 72 में है, राज्यपाल के समाधान का प्रावधान आर्टिकल 61 में है। ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को सेना न्यायालय के द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को सेना न्यायालय के संबंध में शक्ति नहीं प्राप्त है। और तीसरा अंदर मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो होता है वह कार्यपालिका शक्ति से जुड़े हुए विषयों से दंडित व्यक्ति जो होता है उसे समाधान करता है, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति राज्य की कार्यपालिका के संबंध में प्राप्त है, उसे कार्यपालिका या केंद्र की कार्यपालिका के संबंध में शक्ति प्राप्त नहीं है। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में भी शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में शक्ति प्राप्त नहीं है। वह उसमें केवल क्या कर सकता है, या तो उसको लघुकरण कर सकता है, या परिहार कर सकता है, या तो उसका निलंबन कर सकता है। हम लोग पहले पेज में एक बार फिर से आ जाते हैं जहां पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर से ये हमें समझना है, ये राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या किया गया है स्टूडेंट्स, कई बार ये 5 प्रकार की शक्तियां दे दी गई हैं क्षमादान की, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, क्षमा, और दूसरे तरफ कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं किसके संबंध में कौन सा सही है उसे मैच द फॉलोइंग करने के लिए आया है। और जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्रायः बच्चे इस झंझट से बचने के लिए कि इतनी मुश्किल चीजों को कौन दोबारा रिवाइज करे, बस इतना याद रखो कि राष्ट्रपति के क्षमादान का प्रावधान आर्टिकल 72 में किया गया है, और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी असफलता के पीछे एक क्वेश्चन ही काफी होता है, और ऐसे ही क्वेश्चन जहां लाखों स्टूडेंट पीछे हट जाते हैं, और हमारी यही ताकत बनेगी। जहां पे लाखों स्टूडेंट फंसेंगे, हम उन्हीं क्वेश्चनों को करके हम कंपटीशन में आगे जाएंगे और बीट करेंगे। हम चाहते तो इसी राष्ट्रपति को बहुत क्षमादान को आर्टिकल 72 में 2 लाइनों में बता सकते थे,
हो सकता है कुछ वनडे एग्जामिनेशन का बच्चों का मानना ऐसा हो कि सर इतने डिटेल में आपने क्यों पढ़ाया, इस तरीके से क्यों पढ़ाया। पढ़ाया इसलिए गया क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जितनी टफ होगी हमारी सक्सेस उतनी इजी होगी, और हमारी ट्रेनिंग जितनी इजी होगी सक्सेस हमारी उतनी टफ हो जाती है। 9 सेकंड का मैराथन ओलंपिक में दौड़ना होता है हुसैन बोल्ट को, तो उसके पीछे की ट्रेनिंग बहुत होती है 2 साल की, वो ट्रेनिंग टफ करता है, जबकि उसे पता है कि हमें बहुत अच्छे ट्रैक पे दौड़ना होता है, फिर भी वो अपनी प्रैक्टिस को रेत में करता है ताकि कल हम ट्रैक में आसानी से दौड़ सकें, वहां हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए हम आपकी ट्रेनिंग इतनी कठिन करना चाहते हैं कि ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए सक्सेस बहुत आसान बन सके। इस तरीके से मैंने आज राष्ट्रपति के क्षमादान को पढ़ा। राष्ट्रपति के क्षमादान के अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में क्या अंतर है उसको पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं केवल आर्टिकल 72 ही इस वीडियो में दिया ताकि इससे रिलेटेड संबंध में निकट भविष्य में आपको दोबारा आर्टिकल 72 न पढ़ना पड़े। 72 से रिलेटेड चाहे वनडे एग्जामिनेशन में चाहे यूपीएससी प्री तक यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपके हाथ से बाहर न जाए। आपको हर को क्वेश्चन को बनाकर रखना है। यह आपको कदापि नहीं सोचना है कि हमारे वनडे एग्जामिनेशन में केवल वन लाइनर पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर देगा कम्यूट का तात्पर्य क्या है, लघुकरण का तात्पर्य क्या है। इस क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको चीजें समझ में आती है तो आप कमेंट करें, कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, पढ़ाने की शैली में कुछ आप परिवर्तन चाहते हैं, यदि मैं तेज चल रहा हूं या कहीं भी कोई मेरी टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके द्वारा बताया गया ही चीजों को द्वारा जो सुधार किया जाएगा तो उससे आपको चीजें और बेहतर मिल सकेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है। इसका आप लोग रेगुलर नोट्स बनाइए, लिखिए, रिविजन करिए और इसकी ऑब्जेक्टिव बनाइए और हर दिन सफलता की तरफ एक और कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपको हर 24 घंटे के बाद अपने अंदर झांक कर देखना है कि या जो 24 घंटे के पहले में था वही अभी भी हूं। अगर ऐसा है तो आप कंपटीशन में नहीं हैं। हर 24 घंटे के बाद आपको अपने आप को चेक करना है। अगर आपको यह लगे कि 24 घंटे के पहले जो मैं था अब मैं वह नहीं हूं, इसका मतलब यह है कि निरंतर कुछ आप नया सीख रहे हैं, और नया सीख रहे हैं तो मंजिल की तरफ एक कदम आप आगे बढ़ रहे हैं। मेहनत करिए, हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, सारे टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव कम से कम 100 क्वेश्चन स्पीड टेस्ट के द्वारा करेंगे। तो आप लोग मेहनत करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कोशिश करिए कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इसे देख सकें, घर बैठे इस लॉकडाउन में ऑफलाइन जैसी तैयारी कर सकें, नोट्स बना सकें, ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें बहुत एनर्जी मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है, अगले वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। और उम्मीद करते हैं आप निकट भविष्य में ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहूंगा और आपकी तैयारी बेहतर रूप से चलती रहेगी। स्टूडेंट्स, take care. Thank you very much, all of you.